92.7 बिग एफएम से मैं हूं आरजे योगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू आवर वेरी स्पेशल आईवीएफ अवेयरनेस सेगमेंट। और आज हमारे साथ एक बहुत ही खास गेस्ट हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है। समवन हु हैज डेडिकेटेड देयर लाइफ टू हेल्पिंग इंडिविजुअल्स एंड कपल्स ऑन देयर जर्नी टुवर्ड्स पेरेंटहुड। प्लीज वेलकम डॉक्टर पारुल कटियार, एन एस्टीम्ड फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, an expert in the field of IVF, which is in vitro fertilization. Welcome to the show, Dr. Parul. Thank you, and hello everyone. Before we move to the questionnaire, I want you to give us a little bit insight about your journey, how it's been so far, how you started, and where you are right now. Okay, so I am currently the co-medical director at Art Fertility Clinics, and my journey started in the field of infertility in the year 2007, where I joined as a trainee in one of the leading IVF specialities in India. And since then, it has been a journey in which I have dedicated all my time to infertility practice. I have been associated with some very reputed centers in India. And in order to keep myself updated, have also been taking trainings and also furthered my education in the same field. So this is here I am practicing infertility for almost 15-16 years. वंडरफुल वंडरफुल। तो एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड गेस्ट आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, डॉक्टर पारुल कटियार। मैम, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन आंसर की। सबसे पहला सवाल, क्योंकि आज हम आईवीएफ की बात करेंगे, तो उससे पहले जानना जरूरी है कि इनफर्टिलिटी क्या है, कितना कॉमन है ये कपल्स के बीच में। देखिए, इनफर्टिलिटी या हिंदी में जिसको हम बांझपन कहते हैं, ये एक टेक्निकल टर्म है। और इसका मतलब ये है कि ये एक डेफिनेशन द्वारा रन है, जिसको अगर कोई भी कपल जो कि रिप्रोडक्टिव एज में है और प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं एक्टिवली फॉर अ ईयर, और फिर भी वह प्रेग्नेंट नहीं हो पाते हैं, तो उसको हम इनफर्टिलिटी की तरह लेबल करते हैं। ये डेफिनेशन WHO ने डिफाइन करी है और इसी को वर्ल्ड वाइड फॉलो किया जाता है। जी जी। और कितना कॉमन है ये कपल्स के बीच में? देखिए, इनफर्टिलिटी एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। आजकल के ज़माने में इसकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, और ये माना जाता है कि 1 in 6 कपल्स, मतलब अगर 6 कपल ट्राई कर रहे हैं, उसमें से एटलीस्ट एक कपल को आजकल प्रेगनेंसी होने में दिक्कत आती है। सो इसकी काफ़ी ज़्यादा इंसिडेंस है और प्रेवलेंस है आज की करंट सोसाइटी में। जी जी। अच्छा, अगर हम ये बात करें कि इसका मुख्य कारण क्या है, प्राइमरी कॉजेज की अगर हम बात करें दोनों में, महिला और पुरुषों के बीच में, और अगर ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं तो कौन कौन से ऑप्शंस हमारे सामने हैं? कि अगर हम कॉजेस की बात करें, तो सबसे पहले ये क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी है कि मेल और फीमेल दोनों ही इक्वली रिस्पॉन्सिबल है इनफर्टिलिटी के लिए। मतलब ऐसा नहीं है कि ज्यादा कॉमन है फीमेल इनफर्टिलिटी एंड मेल इनफर्टिलिटी इज नॉट सो कॉमन। तो पहले मैं बात करूंगी फीमेल इनफर्टिलिटी के कॉजेज की। तो फीमेल इनफर्टिलिटी के जो कुछ प्रमुख कॉजेज या मेन कॉजेज हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारे देश में है ट्यूबल फैक्टर इनफर्टिलिटी। मतलब जो फलोपियन ट्यूब्स है वो किसी इन्फेक्शन या किसी बीमारी की वजह से अगर ब्लॉक हो जाए तो वे इनफर्टिलिटी कॉज करते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट कॉज जो हम लोग देखते हैं वो हार्मोनल इम्बैलेंस या होता है, खास तौर से ओव्यूलेशन होने में दिक्कत होना, जैसे कि पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, जो कि बहुत कॉमन है। कुछ ऐसी बीमारियां जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस बहुत कॉमनली एसोसिएटेड है इनफर्टिलिटी के साथ में। उसके साथ में अगर जो यूट्रस या गर्भ है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है, जैसे बड़े फाइब्रॉइड्स होना, या अंदर जो है गर्भाशय में कभी कभी झिल्ली बन जाती है जिसको हम एडिशंस या स्कार कहते हैं, या पॉलिप्स बन जाते हैं, वो भी बांझपन का कारण हो सकते हैं। इसके अलावा जो है लाइफस्टाइल, आजकल लाइफस्टाइल इश्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है डिक्रीज फर्टिलिटी के लिए। लाइफस्टाइल में हो सकता है ओबेसिटी हो सकता है हमारा खाने पीने का जो हम खा रहे हैं वो हो, अल्कोहल, स्मोकिंग, इनफैक्ट एडिक्शंस, ये सब भी कॉज है इंक्रीजिंग इंसिडेंस ऑफ इनफर्टिलिटी इन वेमेन। और एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है जो कि आइट्रोजेनिक है, मतलब एज। सो ये समझना बहुत जरूरी है कि फीमेल्स एक लिमिटेड टाइम तक ही फर्टाइल रहती है, और आजकल के बदलते समय में हमने देखा है कि फीमेल्स बहुत ज्यादा कीन नहीं है प्रेगनेंसी करने में,
when they are maximally fertile for whatever reason, it can be their career, it can be education, anything. So इस सब की वजह से क्या होता है, जब वो एक्चुअली प्रेग्नेंट होने के लिए कोशिश करती हैं और उनकी एज बढ़ जाती है, उस समय उनके अंडे जो है उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों कम हो जाती है और इसकी वजह से भी उनको दिक्कत आती है प्रेग्नेंट होने में। जी ये अच्छा, इसके बाद अगर हम जानना चाहें कि ट्रीटमेंट ऑप्शंस कौन कौन से हैं? ट्रीटमेंट ऑप्शंस में सबसे पहले है आइडेंटिफाई करना कि प्रॉब्लम क्या है। अगर हमने आइडेंटिफाई किया कि सिंपल एक हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली उसको ट्रीट करने से बहुत बारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता है। अगर प्रॉब्लम सिंपल इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट से सॉल्व नहीं होती है, तो ट्रीटमेंट ऑप्शंस में हो सकता है कि केवल एग बनाने के लिए कुछ दवाइयां देनी पड़े, जिसको हम ओव्यूलेशन इंडक्शन कहते हैं, या फिर IUI, जिसमें हस्बैंड का या पार्टनर का स्पर्म को वॉश करके यूट्रस में रखा जाता है। वो एक अच्छा ट्रीटमेंट ऑप्शन है बिगिनिंग के लिए, स्टार्टिंग के लिए यंग कपल्स में। और अल्टीमेटली अगर कुछ वर्क नहीं करता है तो IVF या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, या जिसको लेमैन टर्म में टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहा जाता है, एक बहुत ही कामयाब ट्रीटमेंट ऑप्शन है इनफर्टिलिटी मैनेजमेंट के लिए। जी, जैसा अब आपने जिक्र भी किया IVF का, तो मैं अब चाहूंगा कि हमारे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, उन सबके लिए आप एक आसान भाषा में बताइएगा कि पूरा प्रोसेस क्या होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का। और एक और टर्मिनोलॉजी है जिसका इस्तेमाल होता है, ART, वो क्या है? देखिए, ART एक वाइड टर्म है। जहां पर भी आपको असिस्टेंस मिल रहा है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, उसको हम ART कहते हैं। और IVF भी, IVF एक्चुअली उसका सबसे प्रमुख ट्रीटमेंट है। तो IVF का मतलब है कि हम उसका फुल फॉर्म इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है। और ये एक विट्रो जो है वर्ड का मतलब है बॉडी के बाहर होना। तो अगर हम फर्टिलाइजेशन को बॉडी के बाहर करें तो ये IVF कहलाता है। इसमें इसके कुछ 4-5 जो प्रमुख स्टेप्स है। सबसे पहले ऑफ कोर्स हमने डायग्नोसिस बनाया और हमने डिसाइड किया। ये ट्रीटमेंट फर्स्ट स्टेप जो होता है, ये पीरियड के सेकेंड या थर्ड डे से मोस्ट कॉमन जो प्रोटोकॉल्स है उसमें स्टार्ट होता है। और उसमें हम लोग ओव्यूलेशन या ओव्यूलेशन इंडक्शन और या ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन करते हैं। मतलब कुछ इंजेक्शंस और दवाएं देते हैं फीमेल को, जिसमें उनकी ओवरी में जो अंडे हैं वो मल्टीपल एग्स की ग्रोथ करने के लिए। ये करीब 10-12 दिन का एक प्रोसीजर होता है, जिसमें ऑलमोस्ट डेली इंजेक्शन लेना होता है। और हम अल्ट्रासाउंड द्वारा चेक करते हैं कि वो कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं उनके एग्स की ग्रोथ। सेकेंड स्टेप जो होता है वो होता है एग रिट्रीवल। क्योंकि हमें इसमें फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर करना है, तो एग्स को निकाल के ही कर सकते हैं। इसलिए एक नीडल द्वारा जो फॉलिकल्स ओवरी में बने हैं, जिनके अंदर बहुत छोटे, क्योंकि एग का साइज बहुत छोटा होता है 0.1 मिलीमीटर या उससे कम, तो वो हमें निकाल के माइक्रोस्कोप में देखने होते हैं। उसको निकालने के लिए एग रिट्रीवल का एक प्रोसेस होता है, जिसमें एक नीडल से नेगेटिव प्रेशर से हम सक करके एग्स को बाहर निकालते हैं। थर्ड स्टेप होता है एग्स और स्पर्म को IVF लैब में आपस में फर्टिलाइज करना, जिसके लिए हस्बैंड को एक सीमेन सैंपल देना होता है, वाइफ के एग्स को, दोनों को क्लीन करते हैं और उनको हम फर्टिलाइज करते हैं स्पेसिफिक मीडियम और डिशेस में। उन दोनों को एक एनवायरनमेंट दिया जाता है ताकि वो आपस में मिल सके और फर्टिलाइज हो सके। इसकी भी टेक्नोलॉजीज हैं और टेक्निक्स हैं, एंड डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट्स रिक्वायरमेंट या प्रॉब्लम ये यूज होता है। एंड देन नेक्स्ट 5 डेज तक हम लोग इन फर्टिलाइज्ड एग्स को लैब में ग्रो करते हैं, जिसको ब्लास्टोसिस्ट कल्चर कहा जाता है, ताकि जो फर्टिलाइज्ड एग है वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो और हम उसको माइक्रोस्कोप में ग्रेड कर सके कि हाँ ये अच्छा है, ये कैसा है। और देन लास्ट स्टेप जो होता है वो होता है एम्ब्रियो ट्रांसफर का, जिसमें इन्हीं एम्ब्रियोज में से हम बेस्ट 1 या 2 एम्ब्रियोज को पिक करते हैं और उनको एक बहुत ही फाइन कैथेटर से यूट्रस में बहुत ही जेंटली प्लेस कर देते हैं। और उसके बाद आता है 2 वीक का वेट पीरियड। क्योंकि हमने केवल रखा है, अल्टीमेटली यूट्रस उसको एक्सेप्ट करेगा और बेबी को वहां पे चिपकना है या ग्रो करना है, इम्प्लांटेशन जिसको कहते हैं। उसके लिए हम लोग 2 हफ्ते बाद चेक करते हैं कि प्रोसीजर सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं। जी जी। अच्छा, सक्सेस की जैसे आपने बात की, तो IVF का सक्सेस रेट कितना है? और क्या कुछ ऐसा भी है जो इन्फ्लुएंस करता है, आपका लाइफस्टाइल फैक्टर है, कुछ और चीजें जो कि आपके सक्सेस के चांसेस को इन्फ्लुएंस करती हैं? देखिए, IVF का सक्सेस रेट एज लिंक्ड है। ऐसा नहीं है कि सबका सेम सक्सेस है।
और एक तरह से आईवीएफ में जो इंजन है वो एग है, फीमेल एग इज द वन जो कि पूरे प्रोसेस के सक्सेस को डिफाइन करता है. सो अगर फीमेल एज इज लेस देन 35 एंड शी हैज गुड एग रिजर्व, देन द सक्सेस रेट इज मोर देन 50%. एक अच्छे सेटअप में प्रेगनेंसी रेट मतलब बीटा एचसीजी प्रेगनेंसी पॉजिटिव आना 50% के ऊपर ही अच्छा माना जाएगा. इसमें से डेफिनेटली कुछ लोग कंटिन्यू नहीं कर पाते प्रेगनेंसी को, तो लाइफ बर्थ रेट ऑफ 35 to 40%, मतलब अल्टीमेटली डिलीवरी होना एक आईवीएफ के बाद में इतना इज कंसिडर्ड गुड. वहीं पे अगर 40 की एज पे हम बात करें तो प्रेगनेंसी रेट ऑफ 25 to 30% विल बी कंसिडर्ड अ वेरी गुड सक्सेस रेट. तो दिस इज हाउ हर एज रिलेटेड कैटेगरीज में सक्सेस रेट वेरी करता है और ये यूनिफॉर्म नहीं है. इसके डिसाइडिंग फैक्टर्स बहुत सारे हैं. जैसे अभी आपने बोला लाइफस्टाइल, तो हमने कैसे अपने आप को प्रिपेयर किया है फॉर दिस प्रोसीजर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करते हैं, इफ यू आर नॉट टेकिंग अल्कोहल, वेट को रेगुलेट किया है, एक्सरसाइज रेगुलरली करी, दिस मीन्स वी हैव टेकन केयर. अल्टीमेटली एग भी तो हमारे शरीर के अंदर ही है. अगर हम अपने शरीर को हेल्दी नहीं रखेंगे तो कैसे हमारा शरीर का एक पार्ट जो एग है वो हेल्दी रहेगा. तो maintaining a good health is very important in ensuring a good IVF outcome. उसके अलावा IVF का क्योंकि सब कुछ बाहर हो रहा है तो सक्सेस रेट डिफाइन करता है किस लैब में, वो लैब में हम क्या टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं और वो लैब कितनी अप टू डेट है और उसमें क्या क्या टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, कि उसके बेसिस पे भी IVF का सक्सेस रेट डिफाइन करता है. तीसरा है कि जो हम एज डॉक्टर्स अपने पेशेंट को एडवाइस करें, जो ट्रीट कर रहे हैं, क्या वो हम बस अपनी मर्जी से कर रहे हैं या फिर हम कोई स्टैंडर्ड एसओपीज या एविडेंस को फॉलो कर रहे हैं जो कि वर्क करता है एक सर्टेन एज ग्रुप में. सो ये सब चीजें डिफाइन करेंगी कि किस तरह से हम अपने एक पेशेंट के लिए ऑप्टिमाइज कर सकते हैं सक्सेस रेट. जी, एक चीज और जानना चाहूंगा आपसे कि लाइफस्टाइल चेंजेस की अगर हम बात करें ब्रॉडली, तो कौन कौन से चेंजेस करके, मॉडिफिकेशन करके फर्टिलिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है, साथ ही साथ जो हमारा आईवीएफ के जो सक्सेस रेट है इसको भी बढ़ाया जा सकता है. लाइफस्टाइल फैक्टर में ऑफ कोर्स मैं आई थिंक ये फिर से बताती हूँ कि लाइफस्टाइल में हेल्दी लाइफस्टाइल एक बहुत वाइड स्प्रेड टर्म है. तो इसमें अगर हम डाइटरी इनटेक अच्छा रख रहे हैं तो सैचुरेटेड फैट्स जो है वो अच्छे नहीं है, बट पॉलीअनसैचुरेटेड फैट्स का इनटेक में बी कंसिडर्ड बेटर. अगर हम डाइट में ग्रीन वेजिटेबल्स ज्यादा ले रहे हैं, अगर हमारी डाइट प्रोटीन रिच है एंड नट्स जो है वो अच्छे हैं. इनफैक्ट एक होलसम डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसीलिए कहते हैं जो मेडिटेरेनियन डाइट है जिसमें वो एंटीऑक्सीडेंट, ऑलिव ऑयल एटसेट्रा यूज करते हैं, रॉ वेजिटेबल ज्यादा यूज करते हैं, इज कंसिडर्ड healthier rather than taking fried food all the time. This is one thing. Regular exercise and positive thinking is very important because IVF की journey या infertility की journey, because of the social stigma attached to infertility, is very stressful and इसके साथ में बहुत कुछ expectations attached है. तो positive thinking and healthy thinking is very important around this time. चाहे उसके लिए हमें regularly अपने आप को पॉजिटिव थॉट्स रीइंफोर्स करें, हम होपफुल रहने चाहिए और ये फियर नहीं होना चाहिए कि ये ऐसा ट्रीटमेंट तो नहीं है जिससे हमारे शरीर को नुकसान होने वाला है. एक्सरसाइज रेगुलरली करनी चाहिए. अल्कोहल एक्सेट्रा का इंटेक, स्मोकिंग इज वेरी हार्मफुल, ये सब चीजें अवॉइड करनी चाहिए. सो ये कुछ चीजें हैं जो कि अगर हम अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस लाएंगे तो डेफिनेटली इट विल गो अ लॉन्ग वे इन इम्प्रूविंग द सक्सेस ऑफ एन IVF ट्रीटमेंट एज वेल. राइट. एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, आर देयर एनी फाइनेंशियल कंसिडरेशन और असिस्टेंस ऑप्शंस अवेलेबल फॉर इंडिविजुअल्स दोज हु आर गोइंग फॉर IVF ट्रीटमेंट? See, luckily now because infertility is being recognized as a disease. पहले क्या होता था कि fertility was considered like for granted कि ये तो सबको होना ही होना है, एक बेबी तो is something very normal. लेकिन अभी we recognize and the world and even in India society is recognizing that this is a problem. So first thing, that the good change that is coming is that quite a few insurance companies have now started giving coverage to infertility treatments. It is still restricted, but companies like Google, Facebook that started it has helped a lot more other companies also
to incorporate, or insurances to incorporate this for this thing. Secondly, there are most of the IVF centers try to help the patients, and there are EMI facilities also available. These जैसे at Art Fertility also, we have an EMI facility for our patients who find it difficult to pay the entire treatment cost at one go, because इसमें सब कुछ within a month हो जाता है. So these EMIs are also interest free. So this also makes the treatment a lot more affordable. Thirdly, of course, wherever needed, whatever help can be done in terms of reducing costs. So there are camps and there are those special schemes which even we at IVF at our clinics also run to help these patients time to time. वंडरफुल वंडरफुल. अच्छा, आईवीएफ की हमने बात की, बट आईवीएफ के अलावा अगर हम बात करें, कोई और अल्टरनेट फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स भी हैं, प्रोसीजर हैं कुछ? हाँ, ऑफ कोर्स. देखिए, वही मैंने कहा कि सबसे इम्पोर्टेंट राइट डायग्नोसिस है. अगर किसी को छोटा सा एक फाइब्रॉइड है सपोज, या फिर किसी को हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो अगर हम ये चीजें करेक्ट करेंगे तो उनकी फर्टिलिटी डेफिनेटली इंप्रूव हो जाएगी. मेल्स में भी ऐसा ही है, क्योंकि कई बारी मेल ऑफ कोर्स ऐसा ही सेट कि 30% कॉजेज जो है वो प्योरली मेल फैक्टर होते हैं, जिसमें कि उनकी स्पर्म में कोई कमी है या काउंट में प्रॉब्लम है. तो अगेन उनको भी अगर वो अपने लाइफस्टाइल से, कुछ एंटीऑक्सीडेंट ट्रीटमेंट से, इन सब चीजों से अगर इम्प्रूव करते हैं तो उनको आईवीएफ की तरफ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. दिस इज अ मिथ दैट अगर किसी का कोई फर्टिलिटी ट्रीटमेंट होगा तो केवल आईवीएफ होगा. IVF is generally one treatment which is most successful, and probably the treatment which works when other treatments have failed. So it is very important. But बहुत से ऐसे couples हैं जिनको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, and उसमें आता है simple hormonal correction, some surgery for correction of abnormalities. ट्यूबल ब्लॉक अगर माइल्ड है तो हम उसको ओपन कर सकते हैं. अगर मेल फैक्टर है तो हम उनकी उस वैरिकोसील या कोई ऐसी डिजीज है जिसकी वजह से उनका स्पर्म काउंट कम हो रहा है, उसको करेक्ट कर सकते हैं. फिर ऑफ कोर्स सिंपल हार्मोनल ट्रीटमेंट्स लाइक इंडक्शन या IUI द्वारा भी लोग प्रेग्नेंट होते हैं. वंडरफुल वंडरफुल. अच्छा, अगर हम बात करें एनवायरमेंट फैक्टर्स और इनफर्टिलिटी, इन दोनों के बीच में क्या कोरिलेशन है? तो बहुत स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, बिकॉज ये देखा जा रहा है कि टाइम के साथ में मेल स्पर्म काउंट, मतलब ये एक कंक्लूसिव एविडेंस है कि मेल स्पर्म काउंट धीरे धीरे काउंट कम होता देखा जा रहा है. तो इसको एट्रीब्यूट कर सकते हैं टू द चेंजिंग एनवायरमेंटल pollutants that are there. So environmental pollution, warming, etc. are also affecting the count as well as the quality of sperm and egg in women. And pesticide exposure जो हम खा रहे हैं आजकल, जिसमें इतना पेस्टिसाइड्स है, वो सब भी adversely affect कर रहे हैं egg and sperm की quality को, and they are affecting the fertility of both male and females. जी जी. अच्छा, कोई एक एडवाइस आप देना चाहें इंडिविजुअल्स को या फिर कपल्स को जो कि अपनी जर्नी शुरू करने वाले हैं पेरेंटहुड की तरफ, या आईवीएफ को कंसीडर करें, क्या एक एडवाइस रहेगी आपकी? सी देखिए, दो अलग अलग चीजें हैं. अगर कोई कपल पेरेंटहुड की तरफ जा रहा है, सो सबसे पहले इट इज गुड टू विजिट इनिशियली अ गायनेकोलॉजिस्ट जब आप प्लान कर रहे हैं. और अगर आप प्लान नहीं भी कर रहे हैं तब भी एक अच्छा इवैल्यूएशन करने के लिए, समझने के लिए कि करेंटली आपकी क्या फर्टिलिटी है, जरूर करना चाहिए. ये नहीं सोचना चाहिए कि डॉक्टर के पास जाएंगे तो ट्रीटमेंट ही होगा. हो सकता है कुछ बेसिक वर्कअप से या प्रीनेटल टेस्टिंग से हम अपने आप को बेटर प्रिपेयर कर पाए. दूसरा, फोलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो फीमेल्स को स्टार्ट करना चाहिए एज सून एज दे स्टार्ट प्लानिंग फॉर अ बेबी. थर्ड, अगर किसी को कोई डिफिकल्टी आ रही है तो इसको लेके स्टिग्मेटाइज नहीं होना है. मेरे पास सबसे जो हमने देखा है, इट्स अ इमोशनल रोलर कोस्टर फॉर पेशेंट्स जो कि इनफर्टिलिटी के थ्रू जा रहे हैं, बिकॉज टू दी सोसाइटी दे अपीयर हेल्दी, but they are perpetually being asked question that when are you planning, and they are never able to come out and say that okay, I am struggling with infertility and I am taking treatment. So इसका जो स्टिग्मा है एज अ सोसाइटी एंड एज अ इंडिविजुअल, हम लोगों को बहुत स्टिग्मेटाइज नहीं होना है कि ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको लेके हमें एम्बैरस होना है. इट इज लाइक एनी अदर प्रॉब्लम, and therefore seek the right approach, and be, even if you don't have to declare it, but you don't suffer because people are telling you that, oh, it's getting late. And yes, when you decide to start a infertility treatment, do your research, see where you will get the best quality treatment,
and see which place you are being treated with the right approach, and which is providing you the best in the class technology to get you pregnant faster and with the highest possible success rate. Wonderful. Thank you, Dr. Parul Katia, for joining us today and sharing your expertise and insight on IVF. And I'm sure आपका जो dedication है, especially to helping out those couples who are starting their journey towards parenthood, is inspiring, totally inspiring. Thank you so much once again for joining us. Thank you. And let me tell you, all those who are connected with us, remember, miracle happens, and today is all about hope and happiness. So keep smiling, keep believing, and keep spreading the love. Once again, thank you so much, Dr. Parul. Thank you.